जहाँ तक मेरे पास सूचना है वो जो डिफेंडर गाड़ी है वो जस्सी पेटवाड़ की खुद की नहीं। परिपक्व जो एक राजनेता होता है उसकी लाइन में लगे अभी बने और फीलिंग बढ़ने वाली। फीलिंग तो देखो ऐसा है नहीं, वो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे भाई हाँ फीलिंग आ रही क्या पूरी फीलिंग है रिया। जो एक बार बन जाता हो फीलिंग अपना आप आ जाती। और एक हरियाणा की जनता बोलते हैं कि हुड्डा सेटिंगबाज नेता है। ऐसा है, मेरा तो ये मानना है कि हरियाणा में एक नहीं बहुत नेता ऐसे हैं जो सेटिंगों से चुनाव लड़ते हैं। बहुत नेता हैं, हुड्डा चाहते थे कि बहुत नेता ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जो अपनी अगली पीढ़ी को सेट करने के लिए अपने धुर विरोधी राजनेताओं से भी बात करते हैं। और हरियाणा के लोग, मैंने जो पहले बताया कि बहकाए तो जाते हैं, उसके साथ साथ एक और बड़ी खास बात हरियाणा के लोग, यहाँ के लोग भूल बड़ी तोड़े जाते हैं। ठीक है ना, जो सारा हरियाणा ये किल्की मार रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस का राज। दो मुद्दे और चर्चित है, एक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा का और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसकी कहीं ना कहीं जनता से उतनी कनेक्टिविटी नहीं रह पाती और हरियाणा के लोग रड़क निकालने के लिए वोट डालते हैं। उनका सिर्फ एक ही चीज दिमाग में होती है, पर फलाने की रड़क काटनी। दीपेंद्र हुड्डा ने जो 5 साल घूम घूम करके माहौल बनाया, उस माहौल के बलबूते जीते हैं बहुत से तो लोग। ठीक है ना, लेकिन अब वो चाहिए सोचते हैं भाई हम खुद अपने दम पर जीत गए। वो केवल दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, भूपेंद्र हुड्डा ने जो माहौल बनाया उसका एक परिणाम रहा। नमस्कार साथियों, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं। अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो उसको समझना और भी ज्यादा असंभव हो सकता है, लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा है जिसने हरियाणा की राजनीति और नेताओं को हिलाकर रख दिया, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम, स्वागत है जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रद्युम्न जी, पहले सवाल ये है कि आपकी रुचि कैसे बनी इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करनी, इतना डिटेल में जाना? देखो, रुचि तो किसी भी काम में जब आदमी बिल्कुल डीपली चला जाता है तो अपना आप उस चीज का हो जाता है अंदाजा। मैं पूरे हरियाणा के अलग अलग गाँव में, शहरों में बड़े लंबे समय से खूब घूमया हूँ, बहुत नेताओं से भी मिला हूँ। और कुछ एक परमात्मा का भी एक वरदान होता है, किसी नेता से एक बार मिलने के बाद बता देता हूँ मैं इसमें कितना तंत्र है। अच्छा जी। जी, तो आजकल प्रद्युम्न जी एक विषय बहुत चर्चित हरियाणा में, डिफेंडर का और जस्सी पेटवाड़ और दिग्विजय चौटाला चेल्ला का, वो क्या मामला है? देखो ऐसा है, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है कि जो जस्सी पेटवाड़ है अभी फिलहाल नारनौंद का जो विधायक है कांग्रेस का, आज भले ही वो कांग्रेस का विधायक है, लेकिन उससे पहले उसकी जो राजनीति की शुरुआत हुई है वो चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से हुई है। और जब इंडियन नेशनल लोकदल में उस समय उनकी शुरुआत हुई, आज भले ही वो ये कहते हो कि मैं जेजेपी में कभी नहीं रहा, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की उस समय इस पार्टी में करता धरता अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला और उसके बाद दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला थे। बिल्कुल, जबकि कर्ण और अर्जुन चौटाला तो बहुत ज्यादा सक्रिय थे नहीं। वो तो जब जेजेपी बन गई उसके बाद कर्ण अर्जुन चौटाला ज्यादा सक्रिय हुए। बिल्कुल। और जहां तक बात है जस्सी पेटवाड़, कुछ हालात और परिस्थितियां राजनीति में ऐसे बन जाती हैं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हरियाणा में बहुत से ऐसे विधायक बने हैं जो एक बार तो विधायक बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद इतनी फूंफा वो कर देते हैं कि फिर जनता जो है उनको वर्षों वर्षों तक प्रदेश की विधानसभा का मुंह नहीं देखने देती। बहुत लोग हैं इस तरह के। और पहली बार तो कोई आदमी इस कारण भी बन जाता है कि एक बेचारा शब्द है जो हरियाणा में बड़ा प्रचलित है। बिल्कुल। और उस बेचारा शब्द की वजह से बहुत जगह विधायक बने हैं, बड़े बड़े चेहरों को उन्होंने हराया है। और एक सहानुभूति जो चौधरी देवीलाल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक बात बड़ी अक्सर कहते थे कि हरियाणा के लोगों को बहकाना आसान है, समझाना बड़ा मुश्किल है। और बहका करके लोग वोट ले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और विधायक बनने के बाद वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं। ये कोई, मैं एक अकेले जस्सी पेटवाड़ की बात नहीं कर रहा, बहुत लोग इस तरह के हैं आज तक बने हैं प्रदेश में, जो विधायक बनने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा
नेता समझ बैठते हैं, सर्वे सर्वा समझ बैठते हैं। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि जो जनता उनको सिर आंखों पर बैठाती है, उनको चंदा भी देती है, उनको वोट भी देती है, उनकी सपोर्ट भी करती है, और उसके बाद वही जनता रिवर्स गेयर पे लगा देती है, तो कभी भी बहुत ज्यादा ठीक है। जहां तक मेरे पास सूचना है, वो जो डिफेंडर गाड़ी है वो जस्सी पेटवाड़ की खुद की नहीं है, क्योंकि वो जिनकी डिफेंडर गाड़ी है उनका भी मेरे पास फोन आया, उनके एक नजदीकी रिश्तेदार की है। जी। लेकिन यहाँ सवाल केवल एक डिफेंडर गाड़ी का है, सवाल इस चीज का है कि आज 9.5 महीने से ऊपर हो गए जस्सी पेटवाड़ को विधायक बने। बिल्कुल, भले ही वो विपक्ष का विधायक है, लेकिन विपक्ष के विधायक होने के बावजूद हमने बहुत बार ये चीजें देखी कि जब भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई घोषणा कर देता नारायण को लेकर के, तो वो अगले दिन या उसी दिन सोशल मीडिया पर आकर के ये कहते हैं कि भाई मैंने ये आवाज उठाई और ये पूरी कर दी जी। तो मैं उसके उलट एक ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो मांगे रे, जिन मुद्दों को लेकर के आप प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने के लिए आपने लोगों से वोट और जो काम नहीं बन पाता जी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई पूत के पांव पालने में देख जाते हैं। जिन नेताओं को काम कराना है वो तो इस पहले साल में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो वो जो नहीं हो रहे, भले ही वो विपक्ष के विधायक हैं, उनको ये बात रखनी चाहिए ना भाई मैं ये काम करवाने में असमर्थ हूँ, नहीं हो पा रहे मेरे से जी। जो काम सरकार ने करा दिया, तब तो वो विपक्ष के विधायक उसके बावजूद खुद क्रेडिट ले रहे हैं, श्रेय ले लिया अपना, ठीक है। और जो काम नहीं हो रहे उनका भी तो क्रेडिट लेना चाहिए ना। या फिर अगर बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, बहुत लोगों में मेरे पास फोन भी आते रहते हैं कि भाई विपक्ष का विधायक है क्या करे, अगर सरकार आ जाएगी तो कुछ करते हैं। तो जो विपक्ष का विधायक है कोई भी, अगर वो कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर इस्तीफा दे दे, जरूरी थोड़ी है जनता वहां सरकार के आदमी को बना देगी। बिल्कुल, जब आप कोई काम ही नहीं करवा पा रहे तो अपने हल्के 5 साल के लिए क्यों पीछे छोड़ रहे हो। दूसरी बात, क्या उन्होंने कभी जब वो वोट मांगने गए थे, कोई भी विधायक जो काम नहीं करवा रहे, उस समय क्या उन्होंने जनता से ये कहा था कि भाई मन ने विधायक बनाओ ना बनाओ, लेकिन अगर सरकार आओगी तो ये काम करना। तो वो सारे ये इस बात पर मांग रहे थे कि हमें विधायक बनाओ और हम काम कराएंगे। सरकार की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आज वो एक बहाना मिल जाता है जी। और काम की बात किया, जो चौटाला के एक भाषण बहुत जी फैला था कि जेपी ने हिसार में काम नहीं करवाए थे लेकिन फिर भी उसको सांसद बना दिया, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो ऐसा है, वो एक अजय चौटाला की पर्टिकुलर एक भाषण की बात कर ली या पूरे ओवरऑल आज तक जिन जिन नेताओं ने काम कराए हैं अपने उनमें ज्यादातर चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, काम करवाने वाले। आप एक बात बताओ, आज हम जहाँ बैठे इस कैथल की धरती पर आज तक के इतिहास जितने काम रणदीप सुरजेवाला ने करवाए बिल्कुल उतने किसी ने भी नहीं करवाए। बड़े बड़े मंत्री रह लिए इस इलाके में, बड़े बड़े नेता भी हुए, बिल्कुल, लेकिन जो काम रणदीप सुरजेवाला ने करवाया और उनको हरा किसने दिया? लीलाराम गुर्जर, ठीक है। जबकि लीलाराम गुर्जर तो एक वो नेता है जो खुद टिकट मांगनिया में, और रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनानिया भी बन रहे, हरा दिया लोगों ने। और बहुत उदाहरण, जेपी दलाल ने जितने काम लोहारू में कराए पूरी जिंदगी में किसी ने नहीं करवाए, वो जेपी दलाल को हरा दिया। चौधरी रणजीत सिंह ने रानिया में जितने काम कराए, रानिया के बहुत से ऐसे गांव थे जिनमें वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा था, वहां उन्होंने पानी पहुंचा दिया और वो हरा दिया अर्जुन चौटाला। उसके अलावा डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी का विधायक, उसने इतने काम कराए नांगल चौधरी ने, और वो मंजू चौधरी ने हरा दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने पर्टिकुलर एक हल्के में जितने सार्वजनिक काम करवाए उतने नारायण में कोई नहीं करवा सकता। या तो किसी टाइम पे जब चौधरी सूरजमल और जसवंत खांडा उनका दौर था, या वीरेंद्र सिंह नारायण दिया था, उन्होंने खूब नौकरियां लगाई उस समय। लेकिन उसके बाद लगातार आप ये मान लो कि 2000 के बाद पिछले 25 साल में जितना काम कैप्टन अभिमन्यु ने करवा किसी नहीं करवा, और वो लगातार 2 बार हराया। दीपेंद्र हुड्डा ने इतना काम रोहतक में कराया और उसको उस अरविंद शर्मा ने हरा दिया जिसको पूरी लोकसभा गामा का ही नहीं पता था। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत उदाहरण है इस तरह के। उसका मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोई बहुत बड़ा नेता जब बन जाता है, क्योंकि काम तो तभी होते हैं जब बड़ा नेता बन जाता है, उसकी कहीं ना कहीं जनता से उतनी कनेक्टिविटी नहीं रह पाती। और हरियाणा के लोग रड़क निकालने के लिए वोट डालते हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज दिमाग में होती है, फलाने की रड़क काटनी। वो रड़क तो दें काटे, लेकिन उस रड़क में ऐसा काम कर ले उसके बाद फिर 5 साल रोना है।
बहुत जगह हमने देखा। अब लुवारू का मैं उदाहरण दूं, आज वहाँ लोग रो रहे हैं एक तरह से। और इस बार तो एक और बड़ी गजब बात हुई, कुछ एक बड़ी कड़वी बात बताता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस के कुछ एक ऐसे विधायक जीते हैं, उनको ये वहम नहीं पालना चाहिए कि वो खुद के दम पर जीत गए। वो केवल इसलिए जीत गए कि लोगों के दिमाग में ये थी भाई भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई। दीपेंद्र हुड्डा ने जो 5 साल घूम घूम करके माहौल बनाया, उस माहौल के बलबूते जीते हैं बहुत से तो लोग, ठीक है ना। लेकिन अब वो चाहिए सोचते हैं भाई हम खुद अपने दम पर जीत गए। वो केवल दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, भूपेंद्र हुड्डा ने जो माहौल बनाया उसका एक परिणाम रहा। और कांग्रेस पार्टी के विधायक खुद ही आरोप लगाते और जो भी कैंडिडेट थे कि जस्सी पेटवाड़ की वजह से हरियाणा में कांग्रेस जीती। इसमें कितनी सच्चाई? देखो सीधी ही बात बताता हूँ, नारनौल जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें भी बड़ी कड़वी सच्चाई है कि वहाँ 52 साल में कांग्रेस जीती, कोई दो राय जी। लेकिन उससे भी उलट जो कड़वी सच्चाई, पूरे हरियाणा में कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष भी रही, जो जिनके पिता बहुत बड़े नेता रहे, चौधरी दलबीर सिंह केंद्र में मंत्री रहे, कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री रही, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी, उसका अगर पूरे हरियाणा में सबसे नियर डियर कोई तो डॉक्टर अजय चौधरी। अच्छा। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया बिजली मंत्री और कई डिपार्टमेंटों के मंत्री रहे, देवीलाल सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री। अजय चौधरी इतने नजदीकी हैं कि जब कुमारी शैलजा कैबिनेट मंत्री थी तो उन्होंने उनको अपना ओएसडी रखा जी। जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष तो उनको प्रदेश का प्रधान महासचिव बनाया पार्टी का, और ना केवल प्रधान महासचिव बल्कि ऑफिस का इंचार्ज बनाया जी, यानी उससे नजदीक कोई नहीं है। और पूरे हरियाणा में जब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग जगहों में जाकर के हल्का वाइज अपने नजदीकियों को थापी मार रहे थे, भाई तेरी टिकट पक्की, बहुत जगह कर रहे थे। कुमारी शैलजा ने भी हरियाणा में एक जगह टिकट अनाउंस कर जी। हालांकि मैं इसमें गलती कुमारी शैलजा की मानता हूँ, वो कौन होती है टिकट अनाउंस करने वाली, उनके घर की पार्टी थोड़ी है, लेकिन ठीक है उन्होंने कर दी। कई बार नेता कर देता है, सब ठीक था। उसके बाद जब जस्सी पेटवाड़ की एक रैली में जिस ढंग से पुट्ठी गांव के एक बुजुर्ग ने बोले, और वो बोलने के बाद कुमारी शैलजा को लेकर के बीजेपी ने तो उसको मुद्दा बना लिया और कांग्रेस उस पर बचाव नहीं कर पाई जी। और हर चुनाव, कोई भी चुनाव आज तक का, वो केवल आखिर के कुछ 2-4 दिन में कहीं भी घूम सकता है, उसमें जो मुद्दे को कैच कर गया वो जीत जाती है। अब बीजेपी ने एक प्रचार कराया कि भाई कुमारी शैलजा का अपमान किया जाए, और वो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, अगर वो आना चाहती है तो आ जाए। ना तो कुमारी शैलजा ने ये बयान दिया भाई मैं तो जन्मजात कांग्रेसियों में नहीं जाऊँ जी, ठीक है, ना उनके समर्थक बोले। मेरा ये मानना है कि अगर उस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़प्पन दिखाते या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये दिखाते, दोनों पिता पुत्र, कि वो कुमारी शैलजा के घर जाते और हुड्डा साहब ये कहते भाई मेरी छोटी बहन है, सरकार आएगी, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, बिल्कुल तो कांग्रेस की 70 सीट भी आ सकती है। लेकिन ना तो हुड्डा साहब दीपेंद्र गए। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी मैं कमी ये मानता हूँ कि राहुल गांधी की भी कहीं ना कहीं कमी, मतलब उनके राष्ट्रीय महासचिव पार्टी, उसके बारे में बीजेपी के नेता लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, राह आओ, बिल्कुल, और फिर भी राहुल गांधी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो कमियां कई, एक कारण नहीं है, लेकिन इतना है, कांग्रेस ना आने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ को टिकट नहीं मिला, जिसमें को दो राय जी। अरे ये खुद कांग्रेस ही को बोल रहे सभी, उसी टिकट से सारा हरियाणा में माहौल बदले, उसी टिकट से, चलो टिकट कट गई, टिकट 90 है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, मेरा भी निजी रूप से मानना है कि जस्सी पेटवाड़ भी अभी परिपक्व जो एक राजनेता होता है उसकी लाइन में लगे, अभी बने नहीं। और फीलिंग बढ़ने वाली, फीलिंग तो देखो ऐसा है जी, वो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे भाई हाँ फीलिंग आ रही जो एक बार बन जाता हो फीलिंग अपना आप आ जाती। और एक हरियाणा की जनता बोलते कि हुड्डा सेटिंगबाज नेता है। देखो ऐसा है, मेरा तो ये मानना है कि हरियाणा में एक नहीं बहुत नेता ऐसे हैं जो सेटिंगों से चुनाव लड़ते हैं, बहुत नेता हैं। हुड्डा चाहते थे कि बहुत नेता ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जो अपनी अगली पीढ़ी को सेट करने के लिए अपने धुर विरोधी राजनेताओं से भी बात करते हैं जी, और उनको सिर्फ ये बात कहते हैं कि भाई तेरा भतीजा है, अपनी तो जो राजनीतिक लड़ाई है वो वर्षों से चल रही है,
लेकिन इस भतीजे को जिताओ, भतीजी को जिताओ बहुत बार चलता है। अब जहां तक सेटिंग की बात है, ये तो देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता सकते हैं कि उन्होंने करी नहीं करी, क्या है क्या नहीं। लेकिन क्या हुड्डा चाहते थे कि 45 या 40 के करीब? देखो इसमें कोई दो राय नहीं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चाहते थे वो तो हुड्डा साहब बता सकते हैं। लेकिन मैं जो मानता हूँ, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी और जो पूरे प्रदेश में हर तरफ एक चर्चा थी कि अगर कांग्रेस की 55, 60, 65, 70 इस ढंग से सीटें आएगी तो पार्टी आलाकमान फ्री एंड हो जाएगा और वो जिसको चाहेगा उसको सीएम बना सकता है। और इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस आलाकमान के नजदीक कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला थे जी, कोई दो राय नहीं इसमें, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय महासचिव थे। और भले ही मैंने दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हूँ प्रदेश में, लेकिन वो नजदीक थे। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि भाई अगर 45, 46, 42, 43 इसके 4 बार रहेंगे तो मजबूरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो खिलाड़ी है जो जब 40 सीटें आई ना तब भी सरकार बना के आज का कोई तोड़ दिया, जो आदमी सोच नहीं सकता था। पिछली बार भी अगर दुष्यंत चौटाला सही नीयत से आ जाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और दोनों अलायंस कर लेते तो बीजेपी आनी नहीं थी। लेकिन कई बार होती है मजबूरियां। आपने कहा कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला सेंटर के लीडर हैं, लेकिन दोनों ही टिकट अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में नाकाम रहे। क्या हुड्डा ने हरियाणा की कांग्रेस पे कब्जा कर लिया? देखो मेरा ये मानना है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा संघर्ष कराया 2000 से 2005 तक, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री। उस दौरान वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। खूब संघर्ष कराया, खूब लाठियां खाई, खूब युवा कांग्रेस में एक एनर्जी थी और उसी को देखते उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा प्रदेश जी। फिर मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद वो फिर हो गए बड़े नेता। बड़े नेता के बाद आप हरियाणा तो छोड़ दीजिए, कैथल वालों को इतना टाइम नहीं दे पाता जी, क्योंकि अब कर्नाटक का जो आदमी प्रभारी है वो कर्नाटक को संभालेगा, कैथल को संभालेगा। उसके इधर टिकट क्यों नहीं दिला पा रहे? उसके मैं 2 कारण मान रहा हूँ। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास हरियाणा के 90 हल्के तो आप छोड़ दो, 40 हल्के भी ऐसे नहीं है जहां उनके पास मजबूत साथी हों जिनकी वो पैरवी कर सकते। पूरा हरियाणा में आप नजर मारो, ज्यादातर दोनों के पास वो नेता मिलेंगे जिनको ये लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको टिकट नहीं दिला सकते। पूरा हरियाणा में नजर मारो, ठीक है, ज्यादातर वो मिलेंगे। तो जब वो मजबूत ही नहीं है तो पैरवी किसके लिए करें जी। दूसरी बात, कुछ एक उनके मजबूत साथी, उनके लिए मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के सोनिया गांधी राहुल गांधी के इतने नजदीकी, या तो वो चाहते ही नहीं कि कोई आदमी आगे बढ़े। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने बेटे को टिकट दिला जी तो वो हरियाणा में और भी दिला सकता था, बिल्कुल ठीक है ना। कुमारी शैलजा ने अपने कुछ एक चुनिंदा, बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ एक है जिनको टिकट दिलाई और उनमें से ज्यादातर सिटिंग एमएलए थे। जैसे शमशेर सिंह गोगी है संत का सिटिंग एमएलए था, उसको मिलनी थी। शैली चौधरी है सिटिंग एमएलए थी, मिलनी थी। चंद्रमोहन बड़ा चेहरा और को आदमी नहीं था उड़ा, उसको ही मिलनी थी। रेणु बाला साठौरा की सिटिंग एमएलए मिलनी थी। बलवान सिंह दौलतपुरिया है, वो मजबूत है उस इलाके में, उसको मिलेगी टिकट। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये प्रयास ही नहीं करते। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं एक बड़ी खास बात की एक दाद देता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा की विशेषकर। उन्होंने जब ये पता था पूरे हरियाणा को कि हरियाणा की 2 टिकटें ऐसी हैं जो कुमारी शैलजा हर हालत में देगी, एक उकलाना और एक नान। उकलाना उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम हल्का है क्योंकि वो प्रभुवाड़ा गांव की, और नारायण मैंने बता दिया जय चौधरी का। बिल्कुल। उसके बावजूद आप ये देखो कि उन आदमियों ने अपने साथियों के लिए कितना प्रयास किया, दोनों जगह अपने आदमियों को टिकट दिया। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भले ही लोग यूँ सोचते हो कि भाई इन टिकटों की वजह से रात चला गया, लेकिन उन्होंने एफर्ट्स कितने किए आप ये देखो अपने साथियों। शैलजा ने क्यों नहीं की? रणदीप सिंह सुरजेवाला का हरियाणा में अगर सबसे नजदीकियों में कोई था तो पुंडरी में सतबीर बाणा था, 2000 वोटों से रहा, ठीक है। और सबको ये पता था कि ये सतबीर बाणा चुनाव जीतेगा, बिल्कुल नहीं दिला पाए।
तो फिर फायदा क्या, इसीलिए लोग नहीं लग रहे साथ। और दुष्यंत चौटाला क्या बने, ये सत्ता में हिस्सेदारी और बाद में एक सीट भी नहीं है, 5वें नंबर पे रहा। देखो दुष्यंत चौटाला का मैं जो समझ रहा हूँ, अपने पिता के जेल में जाने के बाद, नहीं तो और कोई राजनीति में, वो तो विदेश में पढ़ रहा था, उसके बाद वो एमपी बने। एमपी के दौरान जब वो सांसद था इस हार से, तो बड़ा सक्रिय रहा, खूब उसने अपनी एक बढ़िया इमेज बनाई। बिल्कुल। उसके बाद उसने लोगों को इतनी उम्मीदें बनाई, राजनीति में एक शब्द है उम्मीद, इतने लोगों को उससे उम्मीद होगी भाई दुष्यंत पता नहीं क्या करते थे। उस उम्मीद में लोग किलकी मारे, लोगों ने खूब चंदा दिया, खूब वोट मांगे, खूब सपोर्ट करी, डिप्टी सीएम बन गया। मैं उसके फैसले की दाद भी देता हूँ, क्योंकि अगर वो ये फैसला ना लेता तो उसकी पार्टी टूट जाती, एमएलए भाग जाते उसके, 2 माँ बेटा बसते, लगभग सारे चले जाते, कोई गदा हो। बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, लेकिन दुष्यंत चौटाला में सबसे बड़ी कमी क्या रही कि उप मुख्यमंत्री बनते ही उनमें घमंड आ गया एक तरह से। अच्छा। उन्होंने लोगों से बात ही नहीं की, सारा दिन अफसरों में बड़े रहे। ये ठीक है, सरकार चलाने में अफसर चाहिए, लेकिन सरकार बढ़ाने में तो जनता चाहिए। बिल्कुल। उसने अपने कार्यकर्ताओं को सुनी ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है, कुछ एक कार्यकर्ता एडजस्ट हुए, कुछ एक के काम धंधे भी हुए, लेकिन जितनी लोगों को उम्मीद थी वो काम वो नहीं कर पाए। और अभी उसी चीज का परिणाम है। अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है वो प्योर राजनीतिक है, 24 घंटे 365 दिन प्योर पॉलिटिशियन, सारे चारों मतलब। उसी का एक कारण है कि अब उन्हें भी ये अंदाजा लग गया दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में बात बनेगी। इसलिए अब आप ये देखो, पिछले चुनाव के बाद दिग्विजय चौटाला को आगे कर रखे, हाँ, सबसे ज्यादा एक्टिव कर रखे ना पूरा हरियाणा में। वो दिग्विजय चौटाला को एक चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसका इनको फायदा मिलेगा। लेकिन वो तो एक भी चुनाव नहीं अभी तक जीते ना जीतता वो चुनाव भविष्य जीतने में बहुत नेता ऐसे हैं, सुन लो, जो चुनाव, बाल ठाकरे को चुनाव नहीं जीता। ठीक है, वो इतना बड़ा नेता था जिसके एक बॉल से बॉम्बे बंद हो जाती थी। चौधरी देवीलाल अपने जीवन में बहुत चुनाव आ रहे। 2 बातें हैं, विधायक और सांसद तो कोई भी बन जाए, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बहुत बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बन रही 90 विधायक आज हरियाणा में। हरियाणा के 0.5% लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो 90 के 90 एमएलए नाम बता दें। बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन नेता कौन है, असली है नेता। आज दिग्विजय चौटाला देखो जिस ढंग से चल रहे हैं, युवाओं में उसने अपनी एक पकड़ बना रहे। और उसकी मैं एक सबसे खास बात है, एक चीज और मानता हूं, उसको ये पता है वह पार्टी जीरो है, केवल एक दिग्विजय की जमानत बची है हरियाणा, सबकी जब कोई बड़ा नेता नहीं पार्टी के पास, कोई बड़ा चेहरा नहीं पार्टी के पास, कोई उम्मीद नहीं, उसके बावजूद वो आदमी लग रहे हैं। आप सबसे बड़ी ये चीज देखो ना। एक चीज और मैं बड़ी गौर करने वाली बताता हूँ, सारी राजनीतिक पार्टियों, बीजेपी तो सरकार में है सीधी बात, उसके अलावा कोई नेता ऐसा है जो पूरे हरियाणा में घूम लिया? कोई भी कौन ना। ये दिग्विजय ने शुरुआत की और उस पार्टी से की जिसकी जीरो है आज के दिन, तो कहीं ना कहीं अगला संघर्ष तो कर रहे हैं। बिल्कुल। और हरियाणा के लोग, मैंने जो पहले बताया कि बहकाए तो जाते हैं, उसके साथ साथ एक और बड़ी खास बात हरियाणा के लोग, यहाँ के लोग भूल बड़ी तोड़ी जाते हैं कोई भी बात। ठीक है ना, जो जो चुनाव नजदीक आएगा ना भूल जाते हैं लोग। अब आपने एक और ताजा उदाहरण, सारा हरियाणा ये किल्की मार रहा है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस का राज बोल रहे हैं। 6 महीने उनकी कोठी पर बहुत कम लोग गए और आज ये हालात है। अब 200 आदमी जाने लगे कोठी, 500 जाने लगे दिन। अच्छा। जो जो समय बीतता जा रहा है ना, लोग अपना आप जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। बीजेपी से जितने लोग तंग हैं या जो लोग बीजेपी की विचारधारा से मैच नहीं खाते, उन्हें कहीं तो जगह चाहिए। बिल्कुल। ये और दूसरा एक तो जस्सी पेटवाड़ की जो टिकट है वो का कारण कांग्रेस की, और दूसरा है कलायत विधानसभा की जो टिकट है वो भी देखो। कलायत की टिकट ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में लोकसभा चुनाव में समझौता था 9-1। जहां हम बैठे इस लोकसभा से डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने चुनाव लड़ा, जो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। और उसके बाद ये था कि भाई आम आदमी और कांग्रेस समझौता करेंगे जी। और लगभग मेरे पास जो सूचना है ये भी निश्चित था कि 5 सीटें आम आदमी को दी जाएंगी। लेकिन आम आदमी वाले उन 5 में जींद और कलायत जी 2 सीटों पर अड़े हुए।
और उसका कारण ये था कि जींद से तो सुशील गुप्ता लड़ना चाह रहा था, क्योंकि गुप्ता साहब ने वहां किराए पे कोठी ले ली। जी। और जो इनका अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता और उस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष था पार्टी का, अनुराग ढांडा, हम्म। उसका गांव तो है धनौरी, धनौरी। नरवाना में, हम्म। लेकिन नरवाना एससी रिजर्व है। कुछ एक ढांडा के गांव भी हैं कलायत में, हम्म। और उसकी वजह से, और कमलेश ढांडा यहाँ से बनी हुई है, हम्म। वो चाह रहा था भाई यहाँ बात बढ़ जाए। जी। और कलायत की सीट ऐसी थी जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट भी आए थे लोकसभा के टाइम। हम्म। इन दो सीटों के चक्कर में थे, लेकिन यहाँ जेपी जो है ना, जयप्रकाश जेपी, जी। वो भी क्योंकि अब एमपी बन गया, और एमपी बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगल में कोठी मिल रही है उनको, दीपेंद्र हुड्डा बगल में। सांसद बनने के बाद हर नेता कोई भी हो, वो ये चाहता है कि भाई मेरा बेटा भी राजनीति में सेट हो, उनको अपने बेटे की टिकट चाहिए थी, तो उसने अपनी जोड़ तोड़ बैठाता है आदमी। दूसरी एक चीज मेरे पास जो सूचना है वो ये भी है कि लास्ट में यहाँ तक भी हो गया था कि कलायत को छोड़ के आप तिगांव या फरीदाबाद में कोई एक सीट ले लो, और उस तक भी समझौता हो जाता है इनका। लेकिन जिसको इन्होंने समझौते के लिए कहा, राघव चड्ढा को, जो इनका राज्यसभा का MP है, लेकिन उसने फिर बात ही की लास्ट में। इस सीट का भी एक रोल है, अगर जेपी नहीं अड़ते तो आम आदमी के साथ समझौता होता, समझौता होते ही जो कांग्रेस कहीं 500, 700, 1000, 2000 से आई सीटें जीत जाती, एक माहौल बन जाता, राज आ जाता। तो इसमें भी सच्चाई है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। और सत्ता सरकार की बात करें जो सत्ता में है, हम्म। किन किन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, खबरें सुनने में आ रही देखो है। ऐसा है, मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हर मुख्यमंत्री करता है। जी। अभी जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, कई मंत्रियों की छुट्टी भी होगी, 1 2 नहीं बल्कि 4 5 तक भी जा सकती गिनती। अच्छा जी। क्योंकि कई मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने, मंत्री पूरे हरियाणा का होता है, हाँ। और उन्होंने पूरा हरियाणा में नहीं गए, तो बताओ भाई हरियाणा मंत्री किस चीज़ की होगी, जिनको जो डिपार्टमेंट दे रखे है। कई मंत्री ऐसे उनको अपने डिपार्टमेंट की समझ नहीं है अब तक, ठीक है। कई मंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल बुजुर्ग हो गए, बिल्कुल है, तो उनको तो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, ठीक है ना। हाँ। और कई मंत्री ऐसे हैं जो विवादों में हैं। जी। अब एक मंत्री तो ऐसा है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिसके ऊपर विधानसभा में ऑन फ्लोर बीजेपी का एक विधायक आरोप लगा रहा है, और वो भी कोई आम विधायक नहीं, राम कुमार गौतम जो 3 बार का विधायक है, बिल्कुल है। वो ये कह रहा है कि भाई पूरी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो सरकार की छवि तो खराब हो रही है। सरकार जनता की नजरों में तो तभी सही होगी ना, चाहे बीजेपी वाले मान रहे हो, लेकिन आज तक उन बातों को कई महीने हो गए ना, तो अरविंद शर्मा ने यूं बताई भाई मैंने को गड़बड़ कर रखी जी, ना सरकार ने कोई उसकी इंक्वायरी करी है, ना राम कुमार गौतम साहब ये बता रहे भाई वो गोबर पिया है कि नहीं पिया है, वो जो अरविंद शर्मा ने कही। पूरा चर्चित ठीक है, तो मामला, मतलब बातों को दबाने से थोड़े काम चलेगा। अब कई मंत्री ऐसे हैं अब जिनको जो डिपार्टमेंट दे रखे है उस डिपार्टमेंट में कोई प्रोग्रेस ही नहीं, तो फायदा क्या है। ऐसे मंत्रियों की अभी लिस्ट बढ़नी शुरू हो चुकी है। और मैं बीजेपी वाले, एक मीटिंग हुई थी बीजेपी में, उसमें बाकायदा मोहनलाल बड़ौली का बयान भी आया जी कि हम अब जो है जो हमारे मंत्री हैं इनकी मॉनिटरिंग हमने शुरू कर दी है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। उसका मतलब यही है कि जिसको हटाना है उनकी लिस्टें तैयार होनी शुरू होगी। और आरती राव लोगों के साथ जो व्यवहार है मंत्री आरती राव का, वो बहुत ही बेकार व्यवहार है। क्या भविष्य की चिंता नहीं उसको, या उसको पता है कि मंत्री पद से हटना ही है? देखो आरती राव जिस परिवार से आती है उनके परिवार का अहिरवाल में सबसे बड़ा नाम है, इसमें कोई दो नहीं। क्योंकि अहिरवाल में या यादव केवल एक ही सीएम बने आज तक, वो आरती राव का दादा राव वीरेंद्र सिंह बने। राव वीरेंद्र सिंह लोगों से खूब घुलते मिलते थे जी। उन्होंने एक विशाल हरियाणा पार्टी बनी, जिसका सिरसा जिले में लालचंद फोर्ड विधायक, सिरसा में तो कोई यादव कोई मेजोरिटी में नहीं, उनका करनाल में विधायक बने। अच्छा, ठीक है। और आज हालात ये है कि राव इंद्रजीत सिंह पहले तो केवल अहिरवाल के नेता बन करके रहे जी, उसके बाद अब अहिरवाल की बजाय भी यादवों के नेता तक सीमित हो गई। बिल्कुल। उसका नुकसान उनको हो रहा है।
नुकसान ये हो रहा है कि वो चाहते तो मुख्यमंत्री बनना, लेकिन जब हरियाणा में जा ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री जनता मान नहीं कैसे। और डिनर डिप्लोमेसी क्या और थी? जहां तक आरती राव की बात है, आरती राव स्वास्थ्य मंत्री जी। बहुत कम अपने इलाके में जा रही थी, लेकिन अब पिछले 20 दिन से, और मैं ऑन कैमरा एक बड़ी बात कहता हूँ, मैंने खुद ने एक वीडियो उनका पढ़ा जिसमें यही बोला था कि भाई आरती राव हरियाणा की वो मंत्री है जो अपने हल्के में भी नहीं जा रही जहाँ से वो विधायक है, बाकी मंत्री कम से कम अपने हल्के में तो जा रहे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद 10 तारीख से, इस जी। 10 जुलाई से और आज तक वो पिछले 20 दिन में हरियाणा के 1 दर्जन से ज्यादा हल्कों को नाप चुके। अब वो पूरी सक्रिय हो रही वो है वीडियो का असर है पूरी। अब तो वो यूं मान के चलो, आप अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन अग्रवा मेडिकल कॉलेज, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स हैं, पहले राज्यसभा के सांसद थे, हाँ हाँ। वो उसको संभाल रहे हैं। वहां भी वो आई है, 10 तारीख को वहीं से शुरुआत करी उन्होंने, वत्स साहब का आशीर्वाद लेके शुरू किया सिस्टम। सावित्री जिंदल और वत्सा जी। फिर हिसार उनका प्रोग्राम, नलवाल कैंप प्रोग्राम, हांसी प्रोग्राम, उसके बाद नांगल चौधरी प्रोग्राम, अटेली प्रोग्राम, फिर आपका बावड़ में, कोसड़ी में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में, पलवल में, अब तो पूरी सक्रिय 20 दिन में पूरा दर्राटा ठा रखे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि वो मेंटेन कितने दिन रख पाती है इस चीज़ को। कहीं दोबारा से वही राजशाही वाली बात आ गई तो फिर घर बैठ जाए। और डिनर डिप्लोमेसी क्या थी? राहुल देखो, ऐसा कोई नेता वो हमेशा ये चाहता है कि मेरा दबाव बढ़े है। उसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात हूँ, जिस दिन केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा जी, मोदी साहब जिस दिन भी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, राव इंद्रजीत की छुट्टी होगी। अच्छा। क्यों होगी? क्योंकि एक तो बुजुर्ग होगी, पहला कारण। दूसरा कारण, उनकी बेटी मंत्री बना रखी है, अब पिता पुत्री दोनों को थोड़ी मंत्री रखेंगे। बिल्कुल है। फिर वो परिवारवाद, फिर बीजेपी के संस्कारवान पार्टी के सिद्धांत कहा जाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के इस तरह के होते हैं, बहुत बार पहले भी होती रही। अच्छा, जहाँ से कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री जी सांसद थे वहाँ से जी, और जो विधानसभा के चुनाव में 8 हलकों में से 6 हलकों में उसकी हार हुई जी, तो क्या लोगों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा था उसका? और सीएम भी बन गए थे उससे पहले, तो चुनाव से पहले। देखो, कुरुक्षेत्र की सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार, पहले राजकुमार सैनी बनी यहाँ से, फिर नायब सिंह सैनी बनी जी, लगातार 10 साल से बीजेपी के सांसद। बिल्कुल। और नायब सिंह सैनी तो पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर सीएम भी बने, लेकिन उसके बावजूद 2 सीटें जीत पाए जी। और उन 2 में भी पुंडरी की सीट बाल बाल जीती। हाँ हाँ। खुद मुख्यमंत्री जिस लाडवा की सीट से खड़े थे वो भी एक निर्दलीय खड़ा था, उसकी वजह से चुनाव परिणाम में सीएम साहब बन गए, जीत गए, वरना तो उनको ही पसीना आ जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तो बीजेपी ने यहाँ बहुत से ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दी जिनकी पहले से लग रहा था कि इनका विरोध है और इनकी हार हो, ये पहले से लग रहा था। और कांग्रेस ने कई जगह टिकटें बदल दी जी, जैसे गुला चिक्का में देवेंद्र हंस को टिकट दे दी, जबकि दिल्लूराम बाजीगर तो उससे बहुत बड़ा नेता था राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए। देवेंद्र हंस तो आरएसएस का ही था, पहले बीजेपी में था देवेंद्र हंस, ठीक है। बहुत सी सीटें इस ढंग से उन्होंने करी जिसका उनको फायदा ना, और इस वजह से, लेकिन मुख्यमंत्री को एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि भाई जिस इलाके से आप 5 साल 4.5 साल एमपी रहे और उस इलाके में आप 8 में से 6 हार रहे हो जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल है। तो इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान भी देना चाहिए, बिल्कुल, तभी बात बने। और एक और लोग कहते हैं, विपक्ष के नेता तो चलो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जो डमी है, जो सरकार है वो दिल्ली से चल रही है। सच्चाई कितनी है इसमें? देखो, ऐसा है, जो राष्ट्रीय पार्टियां कोई भी उनका जो मुख्यमंत्री बनता है उसका कंट्रोल तो हेड ऑफिस जो है ना वो दिल्ली। कांग्रेस की सरकारें थी वो भी तब उस समय भी आरोप लगे थे कि सोनिया गांधी चलानी, ठीक है। अब मान लो आपको एक छोटी बात बताऊं, आज अभय सिंह चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वो मुख्यमंत्री बना दे किसी तीसरे आदमी तो कंट्रोल तो अपना हाथ में रखेंगे ना। बिल्कुल। तो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का या जो देश का प्रधानमंत्री है, कंट्रोल अपना हाथ में रखेगा, नेचुरल बात है। लेकिन इतना है, मुख्यमंत्री जी मिलनसार हैं, इसमें कोई दो राय, बिल्कुल, ठीक है।
लोगों की हार को बितार देते हैं, चुटकुले सुनाते हैं बढ़िया वाले, बड़ी हंसी मजाक करते हैं। बिल्कुल लेकिन उनको एक तो क्राइम पर कंट्रोल करना चाहिए, जी, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हो। बिल्कुल जो प्रदेश में हालात बने, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, जी, और कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो बाद में फिर उन्हीं को यू टर्न करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो अफसरशाही पे कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जो कौन चला रहा सरकार को, हर तरफ ये इशारा है मनोहर लाल सभा। जी, 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 ठीक है, सीधा नाम है मतलब, लेकिन मनोहर लाल भी तो आप ये देखो ना, वे 9.5 साल वो भी तो सीएम रहे, थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर उनका रहेगा, क्योंकि इसी पार्टी के हैं, केंद्र में मंत्री हैं। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा इंटरफेयर की बात है। ज़्यादा तो अगला चुनाव में पता चलेगा क्या रहेगा। जी, जी। और दो मुद्दे और चर्चित है, एक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा का और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उसमें नाम मनोहर लाल खट्टर का भी है। देखो, पहली बार ये हो सकता है कि हरियाणा का कोई शख्स किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बने। जी, क्योंकि कांग्रेस का भी कोई नहीं बने आज तक हरियाणा का, और बीजेपी वाले मनोहर लाल खट्टर साहब को बना सकते। उसका कारण ये है कि एक तो पक्का भाजपाई, क्यों, बिल्कुल ठीक है, दूसरा नरेंद्र मोदी से लेकर के और आरएसएस तक वो बड़ा विश्वस्त, बिल्कुल, तीसरा मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने आज तक जो जिम्मेदारी दी, जो भी छोटे से लेकर के और बड़े थे, उन्होंने वो सारी निभाने का काम। ठीक है, वो जनता से कम मिलते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित, बिल्कुल है। वो उनकी सबसे बड़ी बात है। एक जो नेगेटिव पॉइंट उनका है वो ये है कि एक तो उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, दूसरा जनता से ना मिल, जनता के नेता नहीं मनोहर, संगठन के नेता है, संगठन के नेता है। अच्छा, बीजेपी वालों को चाहिए भी चाहिए जो संगठन का नेता, संगठन को, तो वो बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। कई बड़े नेता लाइन में हैं, और विशेषकर वो लाइन में हैं जिनकी या तो टिकट काट दी बीजेपी ने, या जो चुनाव हार गए। और कांग्रेस का कौन बन सकता है, क्योंकि रणदीप का भी नाम है। कांग्रेस में भी देखो कई चेहरे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अभी तो मेरा ये मानना है कि 21 अगस्त तक तो कोई फैसला हो गए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हालात बनते हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मजबूत चेहरा है, क्योंकि पहले वो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बिल्कुल, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, संगठन की बारीकियों का पता है, और कुशल वक्ता है, संघर्ष करना जानते हैं। लेकिन मेरा निजी रूप से मानना है कि वो बनेंगे। अच्छा, क्योंकि कर्नाटक में है कांग्रेस की सरकार, वहाँ के हैं वो प्रभारी, राष्ट्रीय हैं वो महासचिव, राजस्थान से हैं राज्यसभा के सांसद, तो क्यों प्रदेश अध्यक्ष बन के क्या करने। प्रदेश की जिम्मेवारी तो सबसे बड़ी है। आज जो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, वो ये क्या गारंटी है कि अगले चुनाव तक रहेगा, ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि 3 साल के लिए बनेगा। चुनाव में भी 4 साल से ऊपर टाइम पड़ेगा, चुनाव से पहले फिर बदल दिया, फिर क्या करेंगे। फिर वो कर्नाटक वाला प्रभारी भी जानता रहेगा, राष्ट्रीय महासचिव भी जानता रहेगा, बिल्कुल। और फिर हरियाणा के लोग एक सवाल और उठाएंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा का मेंबर तो राजस्थान से, प्रदेश अध्यक्ष ही करे हरियाणा, तो उनको तो और ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले फिर किसी राजनीतिक किस्से पे मिलेंगे। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद।